हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज है, उस सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज ये हमारा चौथा वीडियो है। और जितनी भी ये पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहां से इनको डाउनलोड कर लिया करो और नोट्स भी साथ साथ आप बनाते रहें। ठीक है। और देखिए, ये सीरीज में हमारे जो क्वेश्चन है वो कई प्रकार के टॉपिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि केवल सामान्य से जो क्वेश्चन है पर्यावरण के जो सीमित टॉपिक हैं उन्हीं से पूछ लिए जाएं। व्यापम जो है वो थोड़ा सा ट्रेंड को मतलब डिफरेंट लाता है और कुछ भी कहीं से भी पूछता है। खासकर ये करंट क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। वन लाइनर जो फैक्ट होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। हाल ही में ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी घटना हुई होती है तो उसे भी ये पूछता है। तो ठीक है, आप सभी तरीके से तैयारी करें। मतलब ये नहीं है कि सीमित सोर्स पे ही तैयारी करें। आप एकदम चौतरफा तैयारी करें और सभी सोर्स आपके पास हों अच्छे से। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो आपसे बनना चाहिए। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नगरीकरण शब्द का प्रतिपादन किसने किया? डैन स्मिथ, लुइस राइट, मिशेल माइकल, इल्डफोंस सेडा। तो देखिए, नगरीकरण जो शब्द है वो सामान्यतः आपने सुना होगा। ठीक है। तो अब ये वन लाइनर फैक्ट है। ठीक है, एक तरीके से अब इसमें आपने अगर पढ़ा होगा तो आप आंसर लगा दोगे, अगर नहीं पता तो फिर हम तुक्का ही लगाएंगे इसी स्थिति में। ठीक है। तो नगरीकरण शब्द का प्रतिपादन जो है वो इल्डफोंस सेडा ने किया। ठीक है, याद रखें। और देखिए, जो नगरीकरण बात हो रही है, यहीं पर हम बात कर सकते हैं शहरीकरण। ये शब्द आपने देखा भी होगा। यदि आप फॉर्म भरते हैं, देखा हो आपने फॉर्म में, तो दो चीजें पूछता है। एक पूछता है अर्बन और एक पूछता है आपसे रूरल। मतलब आप किस क्षेत्र से हैं, शहरी क्षेत्र से हैं या आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं। आपने ध्यान दिया होगा, तो ये वही शहरी बात हो रही है यहाँ पर। तो शहरीकरण जो है वो लैटिन शब्द अब से आया है जिसका अर्थ है शहर। और जो इल्डेफोंस सैडा जो थे, इन्होंने इस शब्द का आविष्कार करने का श्रेय इनको दिया जाता है, जिसमें शहर निर्माण के विज्ञान का वर्णन किया गया था। ठीक है, तो ये वन लाइनर जो फैक्ट आते हैं इनको आप मतलब नोट्स वगैरह में कंपाइल करते रहा करो। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? चीन, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, भारत। तो भारत में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक सींग वाले गैंडे जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो भारत में एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी है, जिनमें से अधिकांश असम में है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? असम में। असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें जो कि एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। और क्या है कि असम में 2020 तक एक सींग वाले गैंडों की जनसंख्या को 3,000 तक बढ़ाने के लिए 2005 में एक विजन चालू किया गया था। राइनो विजन 2020 की शुरुआत की गई थी। और जो आईयूसीएन है अपना, आईयूसीएन ने क्या है, भारतीय जो गैंडा है इसको, एक सींग वाले गैंडे को संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है। मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि जो रेड डाटा सूची से रिलेटेड है, आईयूसीएन से संबंधित प्रश्न है, उनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। बीच बीच में आपके लिए 10 मिनट की, 5 मिनट की अलग अलग वीडियो अलग अलग टॉपिक पर आती रहेंगी और ये सीरीज आपकी कंटिन्यूअस चली ही रही है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमारे जहां पर हमें उस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस नहीं करना होता है। ठीक है, तैयारी भी करो लेकिन स्मार्ट तैयारी करिए। फिर ये नहीं है कि हर क्वेश्चन पे ही आप मतलब लगातार मेहनत किए जा रहे हैं। आवश्यकता नहीं है आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कंटेंट जुटाने की, फिर भी आप उसमें एक्स्ट्रा में लगे हैं, ऐसा नहीं है। जिस क्वेश्चन में लगे कि इससे संबंधित हमारे जो क्वेश्चन है वो 4-5 तरीके से, 6-7 तरीके से और कैसे पूछा जा सकता है, आप वहां पर मेहनत करें। ठीक है। चलिए देखिए, एक सींग वाला गैंडा आपने देखा ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक से उच्च कक्षाओं के बच्चों के लिए सभी स्तरों पर ईवीएस अधिगम की कौन सी विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको। वो कह रहा है कि प्राथमिक से लेकर उच्च कक्षाओं के बच्चों के लिए आपको क्या कराना है, ईवीएस अधिगम के लिए कौन सा जो मेथड है वो सबसे यूजफुल है? स्रोत विधि, सहयोगी विधि, चर्चा विधि, परियोजना विधि। तो जो सोर्स मेथड होता है, स्रोत विधि होती है, वो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ठीक है। अगला है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे कब मनाते हैं?
3 मई, 12 मई, 21 मई, 22 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वह 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीज क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा की गई नीतिगत पहल नहीं है? क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें। इस क्वेश्चन में वह पूछ रहा है आपसे नहीं। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं जहां पर नहीं पूछता है उसको हमें अच्छे से देखना होता है। यानी कि 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। इन 4 में से कोई एक ऐसा है जो कि सरकार के द्वारा नीतिगत पहल में शामिल नहीं है, जो कि गलत है। ठीक है। बीज अधिनियम 1966, बीज समीक्षा दल एसआरटी 1968, कृषि बीज समूह राष्ट्रीय आयोग 1972 और धारणा बीज नीति 2002। तो धारणा बीज नीति 2002 कुछ भी नहीं है, यह थी राष्ट्रीय बीज नीति है जो कि 2002 में आई। ठीक है। तो धारणा बीज नीति नहीं है, तो आंसर हमारा नहीं पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है। अगला है, प्रत्यक्ष अपवाह की अनुपस्थिति में एक धारा के सतत प्रवाह को कहा जाता है। क्वेश्चन को पढ़ें। प्रत्यक्ष अपवाह की अनुपस्थिति में एक धारा के सतत प्रवाह को कहा जाता है। आधार प्रवाह, बेस फ्लो, प्रत्यक्ष प्रवाह, डायरेक्ट फ्लो, मजबूत प्रवाह, स्ट्रॉन्ग फ्लो, सीधा प्रवाह, स्ट्रेट फ्लो। ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा आधार प्रवाह यानी कि बेस फ्लो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है और बड़ा शानदार क्वेश्चन है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, सामान्यतः आप में से सभी ने यह नाम सुना होगा। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का ब्रांड नाम बाजार में के रूप में लोकप्रिय है? किसान, खेती, एनएफएल, कृषि। और हम में से 90% लोग क्या लगाएंगे? हमने देखा नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, तो हम एनएफएल की ओर बढ़ जाएंगे, जो कि गलत है। हमारा आंसर है इसका किसान। तो एनएफएल जो है यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये मार्केट में अपने जितने भी इसके समस्त प्रोडक्ट आते हैं उनको किसान के नाम से चलाता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एनएफएल की, और एनएफएल के बारे में अगर हम बात करें तो ये किसान के नाम से जाना जाता है। इसके जितने भी लोकप्रिय ब्रांड हैं। ठीक है। और ये विभिन्न प्रकार के उर्वरक यानी कि जो हमारे फर्टिलाइजर्स आते हैं और विभिन्न प्रकार के औद्योगिक उत्पादों का निर्माण करता है। इसके जो आते हैं नीम लेपित यूरिया, जैव उर्वरक, अमोनिया नाइट्रिक एसिड, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट आदि मार्केट में इसके देखने को मिलते हैं। देखिए इस तरीके का जो खाद आता है, और इस खाद का बीज का आपने सामान्यतः ये जो बोरी है, ये थैली है, ये आपने देखी होगी जहां पर ये किसान लिखा रहता है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो निम्नलिखित में से गन्ना जहां पर सबसे ज्यादा होता है वो है उत्तर प्रदेश, याद रखें। अगला है जॉन बरनवास। जॉन बरनवास को निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस योगदान के लिए जाना जाता है? ठीक है। मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स एंड इवोल्यूशन, डायनेमिक सिस्टमैटिक्स एंड इवोल्यूशन, रॉकेट सिस्टमैटिक्स एंड इवोल्यूशन, जेनेरिक सिस्टमैटिक एंड इवोल्यूशन। तो जॉन बरनवास को मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक एंड इवोल्यूशन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी को औपचारिक रूप से किस वर्ष खोला गया था? 1950, 1955, 1966, सॉरी 1960 और 1963। तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जो है उसका जो उद्घाटन हुआ था वह 21 जनवरी 1950 को हुआ था। उस समय के जो तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। ठीक है। याद रखें, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला यानी कि एनपीएल का जो औपचारिक रूप से किस वर्ष खोला गया? तो 21 जनवरी 1950। अगला है, दूसरा सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप द अरी द अरीसिवो कब ढह गया था? दिसंबर 2020, जनवरी 2022, फरवरी 2021, मार्च 2020। तो दूसरा सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप जो था वह दिसंबर 2020 में ढह गया था। ठीक है। द अरीशिवो करंट का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। एक्यूरेट डेट अगर आपसे पूछे कि ये कब नष्ट हो गई थी, ये जो लैब थी, वो तो 1 दिसंबर 2020। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में
डॉक्टर भाभा द्वारा परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे की शुरुआत की गई थी? 1951, 1954, 1957, 1960। तो भाभा परमाणु यानी कि जो डॉक्टर जहांगीर भाभा थे, उनके द्वारा परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे की जो स्थापना की गई थी, वह 1954 में की गई थी। ठीक है। और बाद में इसका नाम जो है 1966 में इसका नाम बदल कर दिया गया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है। अगला है इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट कहाँ स्थित है? हो सकता है ऐसे पूछ ले IISU। ठीक है। तो इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि। तो IISU स्थित है आपका तिरुवनंतपुरम, केरला में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है आर्द्र अवस्था यानी कि नमी में बहुत तेजी से बढ़ने वाले सूक्ष्म जीव हैं। फंगस, फंगस में भी, लेकिन उसने स्पेशल किया कि कुकुरमुत्ता, जीवाणु, ईस्ट और कीट। तो इसका आंसर है हमारा बैक्टीरिया। तो नमी में जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं वह बैक्टीरिया बढ़ते हैं। फंगस भी बढ़ते हैं, लेकिन फंगस में कुकुरमुत्ता नहीं बढ़ता है। तो देखिए बात करते हैं आर्द्र परिस्थितियों में तेजी से पनपने वाले और बढ़ने वाले सूक्ष्म जीवों में कवक की विभिन्न प्रजातियां, जैसे कि एस्परजिलस और पेनिसिलियम, ये दो सबसे ज्यादा नमी में बढ़ते हैं। बैक्टीरिया में स्यूडोमोनास और एंटेरोबैक्टर शामिल हैं। ठीक है। जो कि वातावरण में तेजी से बस जाते हैं और आर्द्रता का स्तर अधिक होने पर तेजी से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेब, संतरा, अनार और केला। आपने चार चीजें खाई, उन चार चीजों में से एक चीज यानी कि संतरा का जो स्वाद है वह सभी से भिन्न था, अलग था। क्यों? तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी, कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो खट्टी चीजें होती हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। अगला है घर में अनाज के भंडारण के लिए किन पत्तों का उपयोग किया जाता है? महुआ के पत्ते, सूखे नीम के पत्ते, धतूरा के पत्ते, सूखी तुलसी के पत्ते। क्या आंसर होगा? ये तो आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। जो घर में हम अनाज इकट्ठा करते हैं, पूरी साल भर के लिए जो अनाज रखते हैं, उसमें हम क्या रखते हैं? तो सूखी नीम के पत्ते रखते हैं। सामान्यतः यह सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है कि वे पक्षी जो जलवायु परिवर्तन के कारण हर साल एक विशेष समय के दौरान दूसरी भूमि पर पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं और अंडे देने के लिए अपने प्राकृतिक आवास में मौसम बहुत ठंडा और दुर्गम हो जाता है, क्या कहलाते हैं? कह रहा है कि ऐसे पक्षी जो एक मतलब हर विशेष समय में एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाते हैं और वहां पर अपने अंडे देते हैं, तो ये कौन से पक्षी कहलाते हैं? निवासी पक्षी, उड़ान पक्षी, प्रवासी पक्षी, यात्रा करने वाले पक्षी। तो इन्हें कहा जाता है प्रवासी पक्षी। क्या कहा जाता है? प्रवासी पक्षी। इसी प्रकार के देखने को मिलते हैं। अपना एक केवलादेव घाना पक्षी विहार है, आपने पढ़ा होगा। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पर है? तो भरतपुर में है, राजस्थान में। ठीक है। भरतपुर, राजस्थान। तो यहाँ पर हर साल आते हैं साइबेरिया से। ठीक है। साइबेरिया रूस से साइबेरियन सारस यहाँ पर आते हैं। ठीक है। हर साल वहां से उड़कर आते हैं और यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ से वापस वहां चले जाते हैं। ठीक है। अगला है एस्केरस संक्रमण किसके द्वारा फैलता है? मच्छर का काटना, तसे तसे मक्खियां, बिना पके सूअर का सेवन, एस्केरस के अंडों से दूषित पेयजल। तो जो एस्केरस संक्रमण है वह फैलता है एस्केरस के अंडों से दूषित पेयजल को अगर पीते हैं तो उससे एस्केरस संक्रमण फैलने के चांसेस बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की जो स्थापना है वह किस वर्ष की गई थी? 1945, 1988, 1861, 1999। तो क्या होगा इसका आंसर? 1861। याद रखें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1861। साथियों अभी वीडियो थोड़ा सा आपको अभी डेली नहीं मिल पा रहे हैं, थोड़ी सी व्यस्तता चल रही है। ठीक है। कुछ ही दिन में ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी और आपके लिए रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। ठीक है। और आप इन वीडियो को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी किया करें। ठीक है। और जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं आपके चयन परीक्षा की, उनके साथ चैनल को शेयर भी किया करो। और आपकी जो भी
मतलब क्वेरीज हुआ करें या कुछ भी चीज़ आपको पूछनी है, कोई भी बात, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दिया करो। मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं आप मुझे, ठीक है? चलिए मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।